टू माय चैनल अब श्रीकार्या। हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 8th स्टैंडर्ड की ये बुक है एनसीईआरटी की साइंस की बुक। आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, डिटेल वीडियो हम चला रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 आज उसका हम देखने वाले हैं, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। यहाँ पर इस चैप्टर में हम कोशिका के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। और कोशिका जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कहा जाता है बायोलॉजी का। मोस्ट ऑफ सिलेबस में ये चीज इंक्लूड रहती है, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर हमें डिटेल में पढ़ेंगे कोशिका के बारे में और किस तरीके से हम कोशिका हमारे शरीर का निर्माण करती है, इन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, जैसा कि आप जानते हैं। 1665 में कॉर्क के स्लाइड का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से इसका अध्ययन किया गया था। कॉर्क क्या है? पेड़ की छाल का एक भाग है। इन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उन्होंने उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त और विभाजित बक्से देखे और ये बक्से जो थे कुछ मधुमक्खी के छत्तों के समान इन्हें दिखाई दिए। तो इससे इन्होंने लगा कि इसमें जो है वो बहुत ही छोटी छोटी कुछ चीजें और भी होती हैं। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई ये बॉक्सनुमा संरचनाएं वास्तव में क्या थी? ये मृत कोशिकाएं थी। क्यों? उन्होंने क्या किया था? पेड़ की छाल को लिया था। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका कि सबसे पहले किसकी खोज हुई? सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। इसके बाद ही सजीवों की जीवित कोशिकाओं को देखा गया। रॉबर्ट हुक के प्रक्षण के लगभग 150 साल बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत ही कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी और तकनीकी द्वारा ही ये संभव हो सका है कि कोशिका के बारे में हमने इतनी डिटेल स्टडी की है। भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो हमारे शरीर की जो मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? वो है कोशिका। जिस तरह भवन निर्माण के लिए आप ईंटों का उपयोग करते हैं और एक एक ईंट मिलकर पूरे भवन का निर्माण करती है, ठीक उसी तरह कोशिका हमारे शरीर का निर्माण करती है। अब यहाँ पर बात करेंगे एकल कोशिका और बहुकोशिकीय जीवों की। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि इस तरीके से, जिस तरीके से ईंट से एक पूरी दीवार का निर्माण हो रहा है, ठीक उसी तरीके से प्याज की झिल्ली का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसी में कोशिकाओं द्वारा प्याज की झिल्ली का निर्माण यहाँ पर दिया है। मुर्गी का अंडा क्या है? मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़े होने के कारण इसे हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ से उठता है। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति और साइज की जो है वो भिन्नता पाई जाती है। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके हम वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति और साइज में भिन्न है। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिका की संख्या में भिन्नता होती है और इनके बारे में ही हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जैसे अगर जीव बड़ा है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या भी बहुत अधिक होगी। जीव छोटा है तो भी कम से कम कंपैरेटिवली तो है बहुत अधिक होती है। एक अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे कोशिकाओं की जो संख्या है वो अरबों खरबों में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की। ऐसे जीव जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं होती है वो बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या और उनके क्रियाकलाप किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो क्या होता है? एक निषेचित अंडा होता है, यानी फर्टिलाइज्ड एग होता है। ये निषेचित अंडा गुणन करता है। वृद्धि और परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। दोनों जीव एकल कोशिका बने हैं। एक कोशिका वाले जीवों को यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यदि ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर कहते हैं। अमीबा और पैरामीशिया इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक कोशिकीय जीवों के लिए। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं एक कोशिकीय जीव भी वो सारी प्रक्रियाएं करते हैं जो बहुकोशिकीय जीव करते हैं। जैसे अमीबा भी भोजन को ग्रहण करता है, पचाता है, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन सब करता है। ठीक उसी तरह जैसे बहुकोशिकीय जीव में ये सब प्रक्रियाएं होती है। मगर क्या होता है कि बहुकोशिकीय जीव में विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए विशेष उत्तक पाए जाते हैं। उत्तक क्या है?
कोशिकाओं का समूह ही ऊतक का निर्माण करता है और ये विभिन्न ऊतक किसका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। तो ये सीक्वेंस हमने पहले पहले भी पढ़ा हुआ है कि कोशिका से किसका निर्माण होता है? ऊतक का निर्माण होता है और ऊतक से अंगों का निर्माण होता है और अंगों से मिलकर शरीर का यहाँ पर निर्माण होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोशिका की आकृति की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो एक कोशिकीय जीव है उनकी आकृति फिक्स नहीं होती, कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती। यह आकृति चेंज होती रहती है किसमें? एक कोशिकीय जीव में। इसके जो अमीबा की हम बात करें तो इसमें क्या होता है? इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्तित लंबाई के प्रवर्धक उभरते हुए दिखाई देंगे जिन्हें पादाप कहते हैं। और ये पादाप क्या करते हैं? इसकी गति करने के लिए और भोजन को पकड़ने के लिए, यानी उसे अधिग्रहण करते समय बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अमीबा की बदलती हुई आकृति है वो पादाप के बनने के कारण होती है जो उसे गति प्रदान करने और भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। ये अमीबा का आपने स्ट्रक्चर देखा तो इसमें क्या होता है कि जब इसे भोजन ग्रहण करना होता है तो ये अपना स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कर लेती है जिससे यहाँ भोजन इसका फंस जाता है। ठीक ऐसे ही क्या होता है, इसे गति करने में भी इसमें विभिन्न प्रकार के जो इसको पादाप इसके बनते हैं और उसकी गति में वो सहायक होते हैं। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त जो कोशिकाएं हैं वो भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। अपनी आकृति ये बदल सकती है। WBC क्या है? एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्णतः विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो शरीर में पाई जाने वाली एक श्वेत रक्त कोशिका भी एक पूरी कोशिका है और अमीबा जो पूरा जीव है वो भी एक कोशिका से बना है। अब हम देखेंगे कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो लाखों कोशिकाओं से मिलकर उनका निर्माण होता है। कोशिकाएं सामान्यतः या तो गोल होती है, चपटी गोल होती है या फिर लंबी होती है। कुछ कोशिकाएं जो है वो लंबी होती है जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार जो है वो तर्कु रूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती है। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती है जैसे तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका के बारे में तो आपने पढ़ा हुआ है। तंत्रिका कोशिका जो है वो संदेश प्राप्त करके उनका स्थानांतरण करती है, यानी हमारे शरीर में संदेश वाहक का कार्य करती है तंत्रिका कोशिका। इसके द्वारा हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य संपन्न होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ गोलाकार रक्त कोशिकाएं हैं, तर्करूपी पेशी कोशिकाएं हैं और लंबी शाखान्वित जो कोशिकाएं हैं वो तंत्रिका कोशिकाएं हैं। अब आपका सवाल यहाँ से जो बनता है वो ये बनता है, गोलाकार कोशिकाएं कौन सी होती है? तो वो रक्त कोशिकाएं हैं। तर्करूपी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो वो पेशी कोशिकाएं हैं। लंबी शाखान्वित कोशिकाएं कौन सी होती है? तो वो तंत्रिका कोशिका यहाँ पर होती है। नेक्स्ट हम इसके बाद यहाँ देखेंगे कोशिका का साइज हम बात करेंगे। कोशिका का साइज जो है वो 1 मीटर का 10 लाखवें भाग यानी माइक्रोमीटर या माइक्रोन के बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा भी हो सकता है या कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। अधिकतर कोशिकाएं जो है वो अति सूक्ष्मदर्शी होती है, यानी उसे हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। सबसे जो छोटी कोशिका है उसका साइज है आपका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब हो गया 10⁻, यहाँ पर हम देख सकते हैं 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, यहाँ पर आपका माइक्रोमीटर हो गया, जो कि जीवाणु कोशिका है। ठीक है, तो जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है जिसका साइज होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आपकी सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शत्रुमुर्ग का अंडा है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका आपकी शत्रुमुर्ग का अंडा है जिसका साइज जो है वो 170 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर, यहाँ पर इसका साइज ही बताया गया है लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से। तो ये शतुर्मुर्ग का अंडा आपकी सबसे बड़ी कोशिका है। मुर्गी का अंडा यहाँ पर उबाल कर देखिए उसका छिलका अलग करेंगे। एक सफेद पदार्थ जो है वो केंद्र के पीले पदार्थ को घेरे हुए है। सफेद भाग जो है आपका वो क्या है? एल्ब्यूमिन है जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो गया है। और जो पीला भाग है वो आपका वो क्या कहलाता है? यॉक है। यह एकल कोशिका का भाग है। आप इसे आवर्धित उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। हाथी की कोशिकाएं क्या चूहे की कोशिकाएं से बड़ी होती है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर सवाल है।
किसी कोशिका का साइज का संबंध किसी पौधे या जंतु के साइज से बिल्कुल भी नहीं होता। हाथी की जो कोशिकाएं हैं वो चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोशिकाओं का संबंध है साइज का उनके कार्य से कि वो कौन सी कोशिका है और वो क्या कार्य हमारे शरीर में संपन्न या किसी जंतु के शरीर में कौन सी कोशिका कौन सा कार्य संपन्न कर रही है, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिकाएं हाथी और चूहे दोनों में ही लंबी और शाखान्वित होती है। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य वहां पर करती है। कोशिका संरचना और उसके कार्य हम देखेंगे। किसी भी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग कार्य करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट और विशेष कार्य करते हैं। जैसे जड़ का काम जल और खनिजों के अवशोषण का होता है। अलग अलग उनमें उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये सब चीजें पौधों में पाई जाती है। प्रत्येक अंग जो होता है वो छोटे भागों से मिलकर बना होता है और इन भागों को हम कहते हैं उत्तक। उत्तक जो होते हैं वो एक समान कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं जो कि एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करती हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोशिकाओं से उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से शरीर की संरचना यहाँ पर निर्मित होती है। तो सजीव की जो संरचनात्मक इकाई है वो है आपकी कोशिका। आपका सवाल यहाँ से बहुत सीधा सा एक बनता है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तक है वो किससे बनते हैं, तो उत्तक जो है वो कोशिकाओं से बनते हैं। कोशिका के भाग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोशिका झिल्ली की हम सबसे पहले बात करेंगे। कोशिका का जो मूल घटक है वो है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। यहाँ पर मूल घटक की बात हुई है। कोशिका द्रव्य जो होता है वो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य होता है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली का मतलब हो गया चारों तरफ का कवर, इसके बीच में होता है केंद्रक और यहाँ पर भरा होता है आपका कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ये सनंद्र होती है। सनंद्र यानी ये चीजों को अपने आर पार से जाने देती है। ठीक है, यानी ये क्या करती है, कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्याज का जो छिलका है वहां पर उस पर मिथाइल ब्लू की एक बूंद अगर हम डाल के उसको अगर माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो वहां पर हम प्याज की छोटी छोटी कोशिकाओं की कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हम पाएंगे। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है। तो ये जो है चीज, ये वाली स्ट्रक्चर, ये आपकी क्या है, कोशिका झिल्ली है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका के केंद्र में घनी गोलाकार संरचना होती है जिसे हम कहते हैं केंद्रक। ये जो पार्ट है आपका वो क्या है, केंद्रक यहाँ पर है। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य यहाँ पर इस वाले हिस्से में क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जेली के समान ये पदार्थ होता है, इसे हम कोशिका द्रव्य कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी एक परत और होती है जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मानवों में नहीं पाई जाती, ये पेड़ पौधों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधे की कोशिकाओं को सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पालक कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है पौधों को। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित होता है क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते। कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्रांडेस्केंशिया, इलिडिया अथवा रोइया की पत्ती की झिल्ली में भी किया जा सकता है। आप उनकी भी स्लाइड यहाँ पर बना सकते हैं और उस चीज को कंफर्म देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो है मनुष्य की गाल की कोशिकाएं हैं। यहाँ पर हम आराम से देख सकते हैं कि ये जो है बाहरी स्ट्रक्चर, ये आपका कोशिका भित्ति है। बीच में जो केंद्रक है, केंद्रक और इसके मध्य ये कोशिका द्रव्य पाया गया है। और केंद्रक के जो चारों तरफ ये ब्लैक कलर की झिल्ली जो आपको दिख रही है, ये है केंद्रक झिल्ली। अब आइए कोशिका द्रव्य पे। कोशिका द्रव्य एक जेली के जैसा पदार्थ था जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठन और कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यानी कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, कोशिकांग किन्हें कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉइल, राइबोसोम, ये सब क्या है, कोशिकांग है।
केंद्रक की यहाँ पर हम बात करें तो सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण घटक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलता पूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक जो है वो एक झिल्ली से आवृत होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रावरण कहते हैं। ये झिल्ली भी सनद्र होती है, जो केंद्र कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि केंद्रक में जो है एक छोटी सघन संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं केंद्रिका यानी न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी पाई जाती है, जिन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। यह जीन के धारक है। क्रोमोसोम क्या आते हैं? जीन धारक कहलाते हैं, जो कि आनुवांशिक गुणों और लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कर देते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं? तो गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई यहाँ पर देते हैं। अब जीन क्या है? जीन जो है वो सजीवों में आनुवांशिकी की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण आपको प्राप्त हुए हैं, जैसे चेहरा है और आपके जो हाव भाव है, बातें हैं, जो भी है, ये आपको आपके माता पिता से प्राप्त हुए हैं। कई बार क्या होता है कि जीन जो है वो संयुक्त रूप से परिणाम देते हैं, जिससे क्या होता है, जो संतति है वो अपने जनक से थोड़ी भिन्न होती है। वंशानुगत तथा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक जो है कोशिका के क्रियाकलापों का नियंत्रण भी करता है। तो कोशिका के क्रियाकलापों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा होता है। सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। सजीव कोशिका के समग्र संघटक को, ठीक है, जो टोटल जितना भी उसमें पाया जा रहा है कोशिका के अंदर, वो सारा मिला के क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें कोशिका द्रव्य आ गया, केंद्रिका द्रव्य आ गया, दोनों ही आ गए, ठीक है। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? जीव द्रव्य बनाएंगे। और जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। तो कोशिका का जीवित पदार्थ क्या है? जीव द्रव्य है। एक सवाल आपका यहाँ से भी बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जीवाणु जो है वो कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता, ठीक है। जीवाणु कोशिका का जो केंद्रक है वो बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता। इसमें जो है केंद्रक झिल्ली जो है वो अनुपस्थित रहती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, वो क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। आपको सवाल ये यहाँ से बनता है। इस प्रकार के कोशिकाओं वाले जीव जो है वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे बिल्कुल दिमाग से पढ़िए। 9th और 10th स्टैंडर्ड की बुक में डायरेक्ट यहीं से बात की जाएगी। तो वे जीव जिनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और नीलहरित शैवाल इसके उदाहरण हैं। इनमें केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। प्याज की झिल्ली जो है या काल की कोशिकाएं जो हमने देखी थी, इसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है और ये यूकैरियोट्स कोशिका कहलाती है। यानी ऐसे जीव जिनके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल हम खुद हैं और प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल जीवाणु और नीलहरित शैवाल हैं। ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे है इसे याद करने का। इसके बाद हम बात करेंगे कि कोशिका द्रव्य के बीच में कुछ खाली स्ट्रक्चर दिखाई देता है और ये जो खाली स्ट्रक्चर है आपका वो क्या है? रिक्तिका है। ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और यह एक एवं बड़ी हो सकती है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर नोट करें, कि यह रिक्तिका कितनी होती है? एक ही होती है और बड़ी होती है, ठीक है। और अगर हम गाल की कोशिका की बात करें तो इसमें बहुत सी छोटी छोटी रिक्तिकाएं यहाँ पर पाई गई है। आमतौर पर पौधे की कोशिकाओं में पाई जाती है रिक्तिकाएं। जंतु में रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती है। ट्रोडेस्केंशिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होगी,
वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी रहती है। इन्हें प्लेस्टिड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक पत्ती है जिसके अंदर अनेक छोटी संरचनाएं हैं, और ये जो संरचनाएं हैं वो कोशिका द्रव्य में छितरी रहती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेस्टिड कहते हैं। और यह विभिन्न रंगों के होते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और उसकी वजह से हमें पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं। जिनमें ये कलरफुल होते हैं, जैसे कि फ्लावर्स हैं, उनमें ये कलरफुल होते हैं, तो वो हमें वहां पर कलरफुल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है कोशिका झिल्ली का। ये कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति ये सिर्फ पेड़ों में पाई जाती है, मनुष्यों में, जीवों में नहीं पाई जाती। ठीक है, हरित लवक जो प्लेस्टिड है, ये इस तरीके से डॉट डॉट, जिसके कारण हमें पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं। सॉरी, हरे क्या दिखाई देते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ देख सकते हैं हम कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक जो यहाँ होते हैं, इसके बीच में यहाँ क्रोमोसोम, ये आपकी केंद्रक झिल्ली, ये आपकी कोशिका झिल्ली, ये बीच में पाया जाने वाला आपका कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य बनाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कोशिका भित्ति और झिल्ली पादप कोशिका जंतु कोशिका में। कोशिका झिल्ली पादपों में होती है, जंतुओं में नहीं होती है। कोशिका भित्ति जो है वो, सॉरी, कोशिका झिल्ली तो सभी में होती है, कोशिका भित्ति पादप में होती है और जंतु में नहीं होती। केंद्रक जो है पादप में भी होता है, जंतु में। केंद्रक झिल्ली जो है वो पादप में भी होती है, जंतु में। कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। प्लास्टिड जो है वो सिर्फ पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। रिक्तिकाएं दोनों में पाई जाती है, पादपों में बड़ी पाई जाती है और जंतुओं में छोटी पाई जाती है। अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं देखी गई है, जिन्हें अंग कहते हैं। सभी अंग और भी छोटे भागों से बने हैं, जिन्हें जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना की इकाई कहते हैं, वो है कोशिका। सर्वप्रथम कोर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका की विविध आकृतियां तथा साइज परिलक्षित होते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी विविध है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी है, जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। उदाहरण है मुर्गी का अंडा, एक कोशिकीय एग्जाम्पल है। मुर्गी का अंडा प्लस अमीबा और पैरामीशिया। कुछ जीव मात्र एक कोशिका और अन्य जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। एक कोशिकीय जीवों में एकल कोशिका से सभी काम संपन्न होते हैं, और बहु कोशिका में विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा समूह बनते हैं, जिन्हें ऊतक कहते हैं, और उनके द्वारा अंगों का निर्माण होता है, जो कि विशिष्ट कार्य संपन्न करने के लिए विशेष अंगों का उपयोग होता है। कोशिका के 3 भाग है। कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी भाग, कोशिका द्रव्य जो बीच में भरा रहता है, और केंद्रक जो मध्य में पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली से ढका रहता है। केंद्रक के अंदर वहां पर केंद्रिका पाई जाती है, प्लस क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं, और जीन्स आनुवंशिकी के वाहक होते हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। और जिनमें सुसंगठित एक स्ट्रक्चर होता है, जिनमें कोशिका, सॉरी, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, वो आपके यूकैरियोट्स कहलाते हैं, जिसमें इंसान उसका एग्जाम्पल है। और प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है जीवाणु और नीलहरित शैवाल। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, क्योंकि इसकी कोशिका झिल्ली के बाहर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। रंगीन संरचनाओं को क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं, और जो पादपों में ही स्पेशली पाया जाता है। हरे प्लास्टिड में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। इसके हम अब यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर देखते हैं। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, बात बिल्कुल सही है। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, पेशी कोशिका शाखान्वित नहीं होती। तंत्रिका कोशिका जो है वो शाखान्वित होती है। पेशी कोशिकाएं तो इस तरीके से लंबी लंबी थी। ठीक है, तो ये चीज गलत है। किसी जीव की मूल संरचना अंग नहीं होता, किसी जीव की मूल संरचना जो है वो कोशिका होती है, तो ये चीज भी गलत है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है, तो
उसके अंदर जो बनने वाले पादाब होते हैं वो उसकी गति में सहायता करते हैं, भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं और उसी के कारण उसकी अनियमित गति यहाँ पर होती है। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में कोशिकांग यहाँ पर पाए जाते हैं। यूकेरियोट्स में क्या होता है कि झिल्ली पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में झिल्ली कौन सी, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, केंद्रक झिल्ली इनमें प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। क्रोमोसोम और गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं सजीवों की कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ये बहुत ही शानदार लाइन है जिससे क्वेश्चन बनता है आपका। क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक केवल पादपों में ही पाया जाता है। ठीक है, और प्लास्टिड जो था उसकी वजह से कलर बनता है, ये चीज भी याद रखिए। जैसे हरे कलर का प्लास्टिड है तो हरे रंग का वहां पर क्लोरोफिल उसमें बना था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर, सॉरी ये भी देख लेते हैं। यह कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। कोशिका द्रव्य से झिल्ली द्वारा अलग कौन होता है? वह केंद्रक होता है। और कौन होता है? ठीक है, कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान, कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान क्या है? रिक्तिका है। सजीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के साथ में सूर्य की रोशनी। ठीक है, या फिर उसको हरित लवक भी कह सकते हैं। कोशिका झिल्ली और केंद्रिका झिल्ली के बीच का पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली और केंद्रिका झिल्ली के बीच का पदार्थ जो है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। किसी कृषि विशेषज्ञ ने बीटी कपास के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये जो बीटी कॉटन, ये जो चीज है ना, ये क्या है? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है। ठीक है, ये एक ऐसी फसल है जो कि जीन ट्रांसफर करके इसे डेवलप किया गया है, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में आप फसल प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से ये एक तरीके से आनुवांशिक रूप से डेवलप्ड फसल है। इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।